नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज शुरुआत कर लेते हैं आज की कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरों के साथ, और गोल्ड के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर आज दबाव है। कल शाम के सत्र में भी गिरावट दिखी थी और आज करीब करीब 100 रुपए की कमजोरी एमसीएक्स पर है और कॉमेक्स पर भाव $1800 के नीचे आ चुका है। चांदी की अगर बात करें तो यहां भी दबाव है, एमसीएक्स पर 300 रुपए नीचे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स एक हफ्ते की ऊंचाई पर है, इसका यहां पर दबाव बना है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो ये दबाव अब यहां खत्म हो चुका है, पूरी तरह से यहां पर तेजी के मूड में दिख रहा है। $80 के करीब ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस में आज एमसीएक्स पर 3% की कमजोरी है, वो इंटरनेशनल मार्केट में 2% की गिरावट है। और ऐसा अनुमान है, जो पुराना अनुमान था उसके मुताबिक अब लग रहा है कि अब 2 हफ्ते कम सर्दी रह सकती है, इससे यहाँ पर दबाव बना है। कॉपर कोरोना के मामलों में तेज उछाल से यहाँ पर दबाव बना है और एकमात्र काउंटर है जहाँ बेस मेटल्स में, जहाँ आज गिरावट दिख रही है। बाकी कुछ और बेस मेटल्स की अगर बात करें तो जिंक में आज हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। बाजार में हालांकि जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी स्लगिश दिख रहे हैं, उसका यहाँ पर प्रेशर है और एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। हालांकि एमसीएक्स पर हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। जिंक के बाद अगर निकेल की बात करें तो कम इन्वेंट्री से भी सपोर्ट मिल रहा है और चीन में जो पॉलिसी रुख है वो नरम है, उससे यहाँ पर फायदा मिला है। एल्युमिनियम की बात करें तो चीन में उत्पादन बढ़ने से दबाव बना है। हालांकि आज के सत्र में बेहद ही टाइट रेंज में 227 के आसपास हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम के बाद अब कुछ एग्री काउंटर्स की बात कर लेते हैं। एग्री में मेंथा ऑयल, जहां पर कंज्यूमर डिमांड लगातार कमजोर बना हुआ है। हालांकि कल के सत्र में निचले स्तर पर हल्की खरीदारी थी, लेकिन आज बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। मेंथा के बाद अब कॉटन की बात कर लेते हैं, जहां मजबूत मांग है और सप्लाई को लेकर चिंता है। जो शिपिंग इंडस्ट्री है, वहाँ शिपिंग इंडस्ट्री की दिक्कतों की वजह से यहाँ पर सप्लाई कम हो पा रही इंटरनेशनल मार्केट में, वो दबाव यहाँ पर वो सपोर्टिव फैक्टर है कॉटन को लेकर। हल्दी की अगर बात करें तो घरेलू बाजार में मजबूत मांग है और एक्सपोर्ट मांग में भी लगातार मजबूती है, जिससे सपोर्ट मिला है। जीरे की बात करें तो हाजिर में ऐसा लग रहा है कि आवक आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जीरे की फसल गुजरात में अच्छी रहने की संभावना है। धनिया की बात करें तो बेहतर मानसून के बाद जो एक एक्सटेंडेड मानसून था, उससे लग रहा है कि रबी सीजन की फसलें अच्छी रहेंगी और धनिया का उत्पादन भी बेहतर रह सकता है। 2 और खबरों की अगर बात करें एग्री मार्केट में तो कैस्टर, जहां पर मांग को लेकर अनिश्चितता बरकरार है, और कॉटन की खबरें तो हमने पहले बताई ही थी कि कॉटन में सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की, जहां पर आपको क्या करना चाहिए, 2022 को लेकर क्या आउटलुक है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ भावी पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और आनंद राठी से जिगर त्रिवेदी है। साथ ही इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता साहब भी आगे हमारे साथ होंगे। और जिगर, आप बताइए, 2021 रिटर्न के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर रहा है, करीब करीब 5% नीचे है बाजार अगर ईयर टू डेट अगर बात की जाए तो। लेकिन क्या 2022 में आपको उम्मीद लग रही है कि पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगी और एक नए हाई की तरफ वापस से गोल्ड का मार्केट जाएगा? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन, मुझे जैसा कि आपने बताया, ये साल तकरीबन 5% का यहाँ पे एक फॉल देखा है हमने एमसीएक्स गोल्ड में। ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि उसके पहले के जो 5 साल थे हमने पॉजिटिव रिटर्न्स देखे थे। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने अराउंड 28% रिटर्न था एंड लास्ट टू लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 25%। और इस बार जो हमने देखा है, हेल्दी करेक्शन भी देखा है। जो फेड है या ईसीबी है, जो स्टैंड्स चेंज किया है, टेपरिंग को लेके एक्सपेक्टेशंस अभी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक भी हो सकते हैं 22 ऑनवर्ड्स। तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव शायद ना भी रहे। ऑफकोर्स ओमिक्रॉन को लेके मार्केट में कंसर्न्स है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा वेरिएंट की तरह उतना सीवियर नहीं है। सो दैट इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। रिस्क ऑन सेंटीमेंट ऑलरेडी यहाँ ट्रिगर हो चुका है। वी आर सीइंग अ वेरी गुड रैली इन इक्विटीज। डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी ऊंचाइयों पे है। एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड देख लीजिए या तो फिर आप रिटेल डिमांड देख लीजिए, दोनों में इतना कोई खास कोई पॉजिटिव इनफ्लो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है 1850 1860 ये बहुत ही एक अच्छा रेजिस्टेंस है कॉमेक्स गोल्ड का, एंड
1740 1730 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है किसी भी उछाले पे यहाँ बिकॉली का रिकमेंडेशन दे सकते हैं फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड फॉर इंट्राडे ऑल्सो। विश्व मोहन, मुझे लग रहा है अगर गोल्ड में स्ट्रेटजी यहाँ बनानी है, आई एम कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट फेब्रुआरी। वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 47,800. Stop loss should be 47,900. Target would be 47,600, 500. Of course, ये क्रिसमस का वीक है तो थीम की ट्रेडेड वॉल्यूम रहेंगे, लेकिन बुलियंस में बिकॉली करके ही काम कीजिए। ओके, हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी है, इफ्जा के सेक्रेटरी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, 2021 रिटर्न के लिहाज से कमजोर रहा है, करीब करीब 5% निगेटिव रिटर्न गोल्ड ने दिया है। अब आपको 2022 से क्या लग रहा है? क्या 2022 का फर्स्ट हाफ कैसा रहेगा और सेकेंड हाफ में क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2021 एक अनयूजुअल ईयर था और हमने पहले ही 2020 में हमने गोल्ड में एक बेतहासा तेजी देखी थी जब गोल्ड $2089 तक गया था। उसके बाद स्वाभाविक था जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हुई तो वैसे वैसे गोल्ड के दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नीचे आए और उसी के साथ भारतीय बाजारों में भी उसका असर देखने को मिला। जहां तक 2022 की बात है तो मेरा अभी मानना ये है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एक तहलका मचा सकते हैं, खास तौर पे अमेरिकन बाजारों में, और जिसका असर पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर होगा। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो धीरे धीरे हमने हमेशा से देखा है कि गोल्ड के दाम बढ़ते हैं। मैं फर्स्ट हाफ में ज्यादा बुलिश हूँ गोल्ड को लेके बनिस्बत की 2022 के सेकेंड हाफ में। बट ओवरऑल मेरा मानना ऐसा है कि 2022 में हमें $2100 से $2200 गोल्ड अवश्य दिखेगा। और एमसीएक्स टर्म में सर 2100 से $2200 के बीच में गोल्ड अवश्य दिखेगा। सर, एमसीएक्स पर कितना दिख सकता है? यदि मैं करंट रेट से ही रुपी काउंटिंग करूं, क्योंकि रुपी का बहुत बड़ा एलिमेंट जो होता है वो भारतीय बाजारों में गोल्ड के प्राइसेस को असर करता है, तो मेरा मानना ऐसा है कि 59,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस, 59 से 60,000 के बीच गोल्ड का प्राइस रह सकता है। डॉलर इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रुपी की वीकनेस या रुपी का एप्रिसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपने पिछले 15 दिनों में भी देखा होगा कि रुपी में लगभग ₹1.5 जितना चेंजेस आ गया है। रुपी अप्रिशिएट हो गया ₹1.5 से। तो ये भी एक कारण है कि भारतीय बाजारों में सोने का दाम थोड़ा सा नीचे आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जितना नीचे आया उससे ज्यादा भारतीय बाजारों में नीचे आया। तो डॉलर इंडेक्स और इन्फ्लेशन, इसके ऊपर हमारी नजरें हमें रखनी होगी 2022 में। लेकिन इन्फ्लेशन विल बी अ कॉज फॉर कंसर्न इन द एंटायर इंटरनेशनल मार्केट और उसकी वजह से गोल्ड 2100 से $2200 तक दिखेगा। ओके, कॉमिक्स पे 2100 से $2200 और जो करंट रेट पे रुपी के हिसाब से, उस हिसाब से भी 59,000 तक के भी लेवल आपको दिख सकते हैं गोल्ड में। और जो दो अहम फैक्टर होंगे जो गोल्ड को यहाँ से ड्राइव करेंगे वो डॉलर इंडेक्स और इन्फ्लेशन का मूवमेंट किस तरह का रहता है, महंगाई किस तरह से बढ़ते हैं, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। सर, अब चांदी की बात करते हैं। चांदी 2022 में आपको कैसी लग रही है और चांदी में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करें? क्या गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है चांदी 2022 में? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि चांदी में भी बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिलेगा। चांदी का जिस तरह से उसको एक ग्रीन एनर्जी के रूप में देखा जा रहा है, उसके जिस तरह से इंडस्ट्रियल यूज बढ़ते जा रहे हैं और चांदी के प्राइस में एक तरह से स्टेबिलिटी सी है। कई बाजारों में अब चांदी को लेकर बहुत ही उत्साह है। जैसे भारतीय बाजारों में भी सिल्वर ईटीएफ अब तक नहीं था, लेकिन अब सिल्वर ईटीएफ भी शुरू हो जाएगा। चांदी में एक रेजिस्टेंस मुझे अभी भी लगता है कि $21 के आसपास यदि चांदी एक बार आनी चाहिए, लेकिन 2022 में चांदी को लेकर भी मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है चांदी $35 से $40 के बीच में 2022 में जरूर दिखा सकती है। तो $35 to $40 अगर एमसीएक्स में अगर करंट अगर 75 का रुपी भी अगर मान के चले डॉलर के मुकाबले, तो कितना 90,000 तक जा सकती है चांदी? बिल्कुल, चांदी आप शायद यदि मैं करंट रेट से, करंट कन्वर्जन से गिनूं, रुपी डॉलर कन्वर्जन से, तो मेरे हिसाब से चांदी आपको 1 लाख के पार दिखाई देगी। ओके,
यानी एक दमदार रिटर्न की उम्मीद चांदी से 2022 में कर रहे हैं। जो एक गिरावट आएगी उस गिरावट में आपको चांदी में खरीदने के मौके देखने चाहिए। $21 तक कॉमिक्स पर लग रहा है कि नीचे की तरफ भाव आ सकते हैं, फिर वहां से आपको एक बड़ी तेजी दिख सकती है चांदी में। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला और पूरे बुलियन मार्केट का आउटलुक बताया। हमारे साथ भाविक भी है। भाविक, आपका आउटलुक क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर 2022 के लिए? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए, आई थिंक गोल्ड के लिए दो ही प्राइमरी फैक्टर्स है। एक तो हम इन्फ्लेशन बोलेंगे और दूसरा अगर बोले तो वो होगा ये फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है। आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कर चुके हैं कि फेडरल रिजर्व का हाइक या मार्च एज अर्ली एज मार्च आएंगे या मई में आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो जब भी फेडरल रेट इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है और उसके बाद गोल्ड में हमें उछाल देखने को मिलता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में हमें गोल्ड में थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिलेगा। आई थिंक फर्स्ट हाफ में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा रिटर्न आएंगे गोल्ड में, क्योंकि अभी भी अच्छे खासे हेडविंड्स है। एक तो डॉलर इंडेक्स अच्छा स्ट्रांग है और दूसरा इंटरेस्ट रेट जब तक एक्सपेक्टेशन है हाइक का तब तक एटलीस्ट सोने में हमें उछाल नहीं देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक बाय जून हमें थोड़ा बहुत सोने में उछाल देखने को मिल सकता है और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग स्टेलर रिटर्न। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा $1900 मैक्सिमम अपसाइड रहेगा। और 2022 की अगर रेंज देखे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो आई थिंक 1900 से 1750 की एक रेंज रहेगी। ज़्यादा नीचे भी नहीं लग रहा पर आई थिंक ज़्यादा ऊपर भी नहीं लग रहा। चांदी में भाविक? चांदी की अगर बात करें तो आई थिंक चांदी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही है। हालांकि गोल्ड सिल्वर का रेशियो देखें तो एक सेल में है, क्योंकि 80 के नीचे जब भी चांदी होती है गोल्ड सिल्वर रेशियो में तो इट इज़ अंडर परफॉर्मिंग। बट चांदी में भी अगर बात करें तो जिस हिसाब से रैली बेस मेटल्स में आई है उस हिसाब से चांदी में रैली आई नहीं है। जिस हिसाब से गोल्ड में भी रैली आई है उस हिसाब से भी नहीं है। आई थिंक हाईलाइट ऑफ द फैक्टर ये चांदी का फरवरी मार्च में जो रेडिट ने $30 के ऊपर ले गए थे रेडिट के इन्वेस्टर, उसके बाद हमने लगातार देखा है कि चांदी नीचे ही आई है। इवन तो इकोनॉमी अच्छी हुई है, रिकवरी हुई है, इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ रही है, तो चांदी में भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। आई थिंक MCX में देखो तो मुझे लग रहा है कि रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 65 से 66,000 अपसाइड और नीचे मुझे लग रहा है 57,000। तो 66 से 57 की रेंज मुझे लग रही है 2022 के लिए। ओके, 57 से 65-66 का रेंज दिख रहा है चांदी में। चांदी को लेकर आप क्या ज़्यादा बुलिश हैं कि आपको भी लग रहा है कि एक रेंज में ही चांदी दिखेगी? जिगर? More or less, I'll go with the same view. In fact, 2022 के फर्स्ट हाफ के लिए मुझे लग रहा है लाइक भाविक सेठ, मुझे लग रहा है 57,000 58,000 सपोर्ट है यहाँ पे, 65-66,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। हाँ, जितना गोल्ड में हम गिरावट देखेंगे हो सकता है उतना चांदी में गिरावट ना भी देखे। उसका एक ही रीज़न है, चांदी स्प्लिट पर्सनालिटी है। बेस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी उसका यूजेज है। 2022 या लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूँ तो 5G टेक्नोलॉजी हो, सोलर एनर्जी हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी में है, चांदी का बहुत ही एक्सटेंसिव यूजेज होगा आगे जाके। तो बॉटम बहुत ही स्ट्रांग मुझे लग रहा है यहाँ पे 19.5 $20 के आसपास। यहाँ 2022 के लिए यहाँ पे मुझे 19.5 या $20 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। मुझे लग रहा है चांदी में किसी भी डीप पे यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम लौट के आ सकती है। बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया 57,000 to 65,000 यहाँ पे एक रेंज रह सकती है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। इंट्राडे के लिए विषय मोहन, मुझे लग रहा है मार्च वायदा 61,200 पे बिकॉली करके चल सकता है। इंट्राडे का ट्रेंड नेगेटिव है इसलिए, एंड 61,800 का स्टॉप लॉस, 61,000 के टारगेट के लेके हम यहाँ पे बिकॉली का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। यानी इंट्राडे के लिए सेल की सलाह 61,000 के टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हैं और जो फर्स्ट हाफ के लिए 2022 का है वो 57 से 65,000 के रेंज में है। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड को लेकर आपका व्यू क्या है जिगर? क्रूड में हमने इस बार देख लिया है कि इट्स अराउंड अप बाय 60-62% एंड ईयर टू डेट जो ये इतनी अच्छी रैली हुई है उसके बाद मार्केट का नियर टर्म का जो फोकस है वो एक तो ओमिक्रॉन को लेके मार्केट किस तरीके से उसको ले रहा है। 4 जनवरी में जो ओपेक की मीटिंग है वहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं, क्या अभी स्टैंड होगा नया। एंड ओमिक्रॉन को लेके एक ही पॉजिटिविटी है मार्केट में कि जितना डेल्टा वेरिएंट सीवियर था उतना ओमिक्रॉन नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। तो दिस इज पॉजिटिव। कल के मार्केट में हमने देखा था कि इन्वेंटरीज भी घट के आई थी, चाहे वो प्राइवेट फोरकास्टर
API हो या तो फिर US गवर्नमेंट डेटा हो, तो दैट हैज टर्न इन द फेवर ऑफ क्रूड प्राइसेस। मुझे लग रहा है इंट्राडे में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट खरीद के चल सकते हैं अराउंड 5700, 5650 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चलिए, एंड 5800 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। चलिए बेस मेटल्स की बात करते हैं जहां पर रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। इस रेंज भरे बाजार में भाविक आपको लग रहा है कि कहीं पे मौका है जहां पे इंट्राडे के लिए ट्रेड निकल रहा है, जहां पे ट्रेड करना चाहिए? विश्वमोहन जी, मैं जिंक के लिए मैं बाइंग की रिकमेंडेशन करूंगा अराउंड 286 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर टारगेट का देखें तो इंट्राडे टारगेट रहेगा 289 और स्टॉप लॉस 284। जिंक का अगर फंडामेंटल्स देखें तो वो भी अभी अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना ने अभी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन किया है, तो जो स्मेल्टर्स है, जो जिंक के इन्वेंट्रीज आने वाले हैं, वो सब पोर्ट्स और वहाँ पे रुक गए हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज भी अगर हम चाइना की देखेंगे तो वो कम आएगी। LME में भी मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्रीज कम आएगी। तो आई थिंक फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे है, तो जिंक में मैं बुलिश हूँ। तो इंट्राडे मेरे लिए जिंक की बाय का रिकमेंडेशन है। यानी जिंक खरीदारी की सलाह है 289 के टारगेट के लिए। लेकिन चलिए अब कुछ तेल तिलहन मार्केट की बात कर लेते हैं। हमने गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री जी से बात की और उनका क्या मानना है ये सुन लेते हैं। उनका क्या आउटलुक है खाने के तेल को लेकर, किस तरह के भाव आगे 2022 में रह सकते हैं। BMD फ्यूचर्स मेरे ख्याल से पहले महीने के लिए स्पॉट के लिए 5000 रिंगित के आसपास ही चलते रहेंगे, और ये भी एक शक्यता है कि तीसरा महीना जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड महीना होता है वो भी 5000 के करीब आ सकता है। आज 4600 पे है, वो भी थोड़ा बढ़ सकता है और ये वहीं रहेगा। लेकिन मई महीने के बाद काफी मंदी आ सकती है, और मेरा बयान है कि अगस्त सितंबर के महीनों तक BMD फ्यूचर्स तीसरे पोजीशन पे 4000 से कम हो जाएंगे। तो इससे ऑलमोस्ट 20-25% का घटाव होगा और हिंदुस्तान के कंज्यूमर को उसका फायदा मिल सकता है। यानी भाव मई के बाद से लग रहा है दोराब मिस्त्री साहब को कि यहाँ पे भारी गिरावट आ सकती है, 20 से 25% तक दाम कम हो सकते हैं। एक बड़ा बयान दोराब मिस्त्री के साहब की तरफ से। चलिए हमारे साथ अब CKED विवेक मेहता जी भी है। सर स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। सर दोराब साहब बोल रहे हैं कि मई के बाद काफ़ी मंदी आएगी खाने के तेल के मार्केट में। आपको क्या लग रहा है 2022 का मार्केट तेल तिलहन के लिए कैसा रहेगा? ऐसे तो दोराब भाई इज वन ऑफ द अथॉरिटी इन द वर्ल्ड टुडे। ओके। एंड जो बता रहे हैं वो सही है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है, वो मई तक बोल रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे एज ए वर्ल्ड प्रोडक्शन कम से ऑयल सीड का 25 मिलियन बढ़ रहा है अगले साल में, ऑयल का प्रोडक्शन कम से 10 मिलियन बढ़ रहा है। हो सकता है और अपना जो ग्राउंडनट का अच्छा क्रॉप आया, सोयाबीन का अच्छा क्रॉप है, और जो मस्टर्ड का क्रॉप सामने दिख रहा है 110 से 120 लाख रिकॉर्ड क्रॉप होने वाला है, तो उसका भी प्रेशर लोकल प्राइस पे आएगा और फरवरी मार्च के बाद में मार्केट कूलिंग डाउन हो जाएगी। ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट का जो भी फ्यूचर कोट आ रहा है फरवरी मार्च का, वो भी दिखा रहा है कि 200 से $250 नीचे है, चाहे सोयाबीन ऑयल लो, सनफ्लावर ऑयल लो, पाम ऑयल लो। तो जी मैं पूरी बाइट आपको नहीं सुनवा पाया। उन्होंने बोला था कि फरवरी तक तेजी रहेगी, मार्च के बाद से धीरे धीरे प्राइसेस कम होंगे और मई के बाद बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा उनका पूरा। नहीं, आई फुल्ली एग्री। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि अपना भी क्रॉप फरवरी मार्च में आ जाएगा मस्टर्ड का, जी, तो जी। उसका प्रेशर आएगा। फरवरी के बाद में मार्केट नीचे जाने वाली, और जो बता रहे कि मई तक तो पूरा प्रेशर आ जाएगा, तो डेफिनेटली मार्केट विल फर्दर कूल डाउन। और इंडिया की जब तक भाव की बात करूं तो और 10 से 15 रुपए किलो पे कम हो सकता है। यानी भाव को लेकर तो नरमी की उम्मीद है। सर आप लोग एडिबल ऑयल मिशन देश में लाने के लिए और खास के पाम तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफी तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड इवेंट्स भी कर रहे हैं जागरूकता फैलाने के लिए। क्या अपडेट है? अभी हाल में आपने तेलंगाना में भी एक इवेंट किया था, क्या जानकारी है इस पर सर? नहीं, वो जो इवेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किया था ऑन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, काफी अच्छा प्रोग्राम था। और गवर्नमेंट का जो अभी सोच है कि कम से कम 28 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम का प्लांटेशन अगले 10 सालों में किया जाएगा। अगर और आज जो भी है 3 लाख है, अगले 5 साल में 10 लाख तक लेके जाने की उम्मीद है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो डेफिनेटली आज इंडिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन अच्छी तरह से बढ़ेगा। पर ये इमीडिएट नहीं है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है,
5, 10, 15 साल में इंडिया की जो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी तो सामने ऑयल पाम का प्लांटेशन बढ़ेगा और सीपीओ का प्रोडक्शन घरेलू बाजार में मिलेगा। वो एक अच्छी प्रयत्न है और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए अलॉट किया है। और खास करके मैं कॉम्प्लीमेंट दूं, ज्यादा उसमें आगे है, कम से कम 4 से 5 लाख हेक्टेयर खाली तेलंगाना में अगले 5 साल में बढ़ेगा। ऐसा विश्वास दिया हुआ है। ओके, यानी एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके तहत देश में एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश जारी है ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो सके। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। माय प्लेजर, माय प्लेजर। शुक्रिया जिगर आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला। और कमोडिटी नाउ को यहीं समेटने का वक्त हो गया है, तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर।